नए बजट के नए माली साल में नफाज के बाद हुकूमती इकदामात को देखते हुए यही जुमला जहन में आ रहा है। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाले माली साल में 40 से ज़ायद आइटम्स पर टैक्स और ड्यूटीज़ की शरह में कमी का ऐलान कर दिया है, जिसमें कि अक्सरियत ऐसी अशिया की है कि जो अमीर तबके के इस्तेमाल में आती हैं, जबकि दरमियाने और गरीब या मुतवस्सित तबका जिसको हम कहते हैं उसको नए माली साल के आगाज़ पर पेट्रोल की कीमत में ₹8.25 और गैस की कीमतों में 50% इजाफे का तोहफा मिला है। दूसरी जानिब महंगी इंपोर्टेड गाड़ियां जो कि बड़े बड़े लोग चलाते हैं, SUVs इस्तेमाल करने वाले अमीर तबके के लिए इन कारों पर आयद टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में 44% छूट दे दी गई है। 44% छूट दे दी गई है। अच्छा, इसी तरह दरामदशुदा जो सन ग्लासेज हैं और घड़ियों पर भी ड्यूटीज़ जो हैं वो कम की गई हैं, जबकि कैट और डॉग फूड जो है, जो कि गरीब आदमी तो बहुत कम ही पालता है, अमीरों के शशके होते हैं, वो कैट फूड, डॉग फूड यानी कि पेट्स का जो खाना पीना होता है उसके ऊपर भी आयद ड्यूटी में 1/4 से ज़ायद की कमी की गई है। अब बात हो रही है इंपोर्टेड आइटम्स की, तो जनाब अमीरों के जो चोंचले हैं उनमें इंपोर्टेड पनीर, मछली, चिकन और योगर्ट भी शामिल है और इन तमाम अशिया पर ड्यूटीज़ कम कर दी गई हैं, जबकि आम आदमी घी, चीनी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद महंगे दामों खरीदेगा और नए माली साल का नया माली अजाब जो है क्या रुख इख्तियार करेगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स उमूर हैं और माहिर मुआशियात हैं अशफाक यूसुफ तोला साहब। अस्सलाम वालेकुम तोला साहब। वालेकुम। थैंक यू तोला साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं तो मैं ज़रा तसल्ली रखती हूँ कि हालात इतने बुरे नहीं है जितने मैंने बताए। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो ड्यूटीज़ का जो एक मैकेनिज़्म तय किया गया, इसमें आप क्या देख रहे हैं? आम आदमी को क्या उसी तरह फ़र्क पड़ेगा जिस तरह से मैं बता रही हूँ, या आपकी असेसमेंट इन सारी चीज़ों पर कुछ और है? और क्या ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं इन पर वाकई ये RD कम करना इतना ज़रूरी था? मतलब वो 1.5 करोड़ एक गाड़ी पर अब छूट मिल जाएगी 80 लाख से 1.5 करोड़ तक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुछ और नहीं कर सकते तो हंस तो सकते हैं ना, कम से कम। हाय तोला साहब, इस पे तो कदगन नहीं हो सकती। टैक्स भी कोई नहीं, टैक्स भी कोई नहीं है, लग सकता है अगले साल। अच्छा, एक्चुअली देखें, ये IMF जब बैठ के बजट बनाता है और जब ये कह दे कोई कि जी कि आप ड्राइंग रूम में 4 लोग बैठ के ये फैसला करें, जिनमें से हार्डली किसी ने शायद प्रैक्टिकल काम किया हो कि जी आप इंपोर्ट खोल दें, कुछ नहीं होगा। आप 3 डिफरेंट टाइम में मैं आपको ओकेजन दे सकता हूँ। शौकत अजीज़ साहब के दौर में आपने इंपोर्ट खोली और आपका डॉलर जो है ना वो ऊपर से नीचे हो गया। ये 2007-8 की बात है। ठीक है। फिर मुफ्ती इस्माइल साहब थोड़े अरसे के लिए आए और फिर असद उमर साहब थे, फिर आपके हफीज़ शेख साहब आए। उस दौर में हमने, अगर आपने देखा होगा तो एक करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा हमें मिला 18 का, जिसमें डार साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब थे। तो डार साहब के 2 या 3 महीने थे, फिर मुफ्ती इस्माइल साहब के थे और आखिरी महीना शमशाद अख्तर साहबा का था। उसमें आपको एक बहुत बड़ा इम्पोर्ट लेड ग्रोथ भी मिली और नोज डाइव भी मिली। फिर शौकत तरीन साहब आए, उनको तो हमने समझाया था कि भाई ये ना करो, फिर भी नहीं समझे, समझ नहीं है उनको। अच्छा, नहीं आई तो उन्होंने नोज डाइव करा दी। अब जो औरंगजेब साहब हैं उनको समझ आ रही है जो आप लोग उनको समझा रहे हैं। औरंगजेब साहब का शायद इसमें मंशा नहीं होगी, बट ये है कि IMF का एक प्रेशर था कि जी आप इंपोर्ट खोलें। तो देखा आप शिफा, पिछले 1 साल से अगर आपकी मईशत में स्टेबिलिटी आई है और जिसका हम बुलंद बांग दावा कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब और पूरी हुकूमत, वो यही है कि हमारी करेंसी स्टेबल है। तो करेंसी स्टेबल क्यों हुई थी? कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस आया था, इसलिए आया था कि आप इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो अब अगर इंपोर्ट हम खोल रहे हैं तो फिर करेंसी पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? देखें, हम तो वैल्यूएशन करने वाले लोग हैं और पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है स्टेट बैंक कर सकता है या आप कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने पहले भी की थी ना, तो मैंने कहा था उस वक्त पिछले साल के 235 से ऊपर का डॉलर नहीं है। तो मुझ पर बड़ी, मेरा ख्याल है, जो तनकीद की गई और हुकूमती इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ के लोगों ने, और एक हमारे बड़े टाइकून्स थे यहाँ पर जो ये समझते हैं पाकिस्तान वो चलाते हैं, वो भी 1-2 हैं, ज़्यादा नहीं है। और वो मेरा ख्याल उनकी कोई इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होगी, 200-250 मिलियन डॉलर पाकिस्तान में रहेगी, ये बाकी सारी बाहर ही होती है। तो उन लोगों ने बड़ी तनकीद की। अब अल्लाह का नहीं करना था कि वो कोई 1 महीने के अंदर गोल्डमैन सैक ने मेरे से कम वैल्यू बता दी, फिर 1 महीने के बाद ऑप्टिमस में एक मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा बता दी। तो फिर जब सबने देखा कि ये मिड है तो ये बोला यार ये तो सही है। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई PM लेवल पे, उनको भी यही रिपोर्ट मिली कि 240 से ऊपर नहीं है।
हाफिज साहब से की गई, वो भी 240 की आई। उन्होंने तो कहा भी कहीं पे। तो असल में हम कुछ और ना करें, हम अपने दुश्मन खुद हैं। तो बड़ा अफसोस ये होता है कि हमने अब फिर इंपोर्ट खोलनी है, फिर हमने एवरेज कम नहीं की है। आज अगर मैं देखूं, और अगर ये हमने पूरी इसकी एक एनालिसिस भी दी थी कि अगर कैड यानी करंट अकाउंट डेफिसिट इस लेवल पे जाएगा तो करेंसी कितने, उस पर एक मिनिस्टर नाराज़ हो गए और उन्होंने मेरा ख्याल है कहीं कोशिश भी की मेरे बिजनेस बंद करने की भी। तो यहाँ ये फिर विक्टिमाइज हाँ, जी ठीक है। विक्टिमाइज किया जाता है फिर वो, और किया गया है। मैं डिटेल में नहीं जाना पड़ता, फिर आज एक अल्लाह की ज़ात होती है, मुझे इससे कोई गर्ज हालांकि नहीं। आपका सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक मैं जब मिनिस्टर रहा जब भी नहीं था शिफा। ऐसे ही कह रही एवरीवन है। नोज कि मैंने टेक्नोक्रेट के तौर पे किया था काम, और आज भी मैं सच्ची बात करूंगा, चाहे बुरी लगती है लगे, मैं अल्लाह के अलावा किसी को जवाब दे नहीं हूँ। तो अब आप वैसे हमारी वैल्यूएशन क्या देख रहे हैं रुपये की? देखिए, अगर Prediction इन्होंने अगर हम अगर इस अगर तरह से इन्होंने अगर इन्होंने इस बात को नहीं देखा और कोशिश की कि अगर जिस तरीके से ये करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ आपका रुपये 300 क्रॉस कर जाएगा। आज आप 284 तो देख रहे हैं, आज आप देख लें इंटर बैंक में 284 है, और मार्केट में इस वक्त 294 का मिल रहा है। ऑफिशियल तो मिल ही नहीं रहा, आप जाएँ तो $2000 $4000 जो मुझे रेट आ रहे हैं, जो मैंने पूछे हैं, मैं तो इतना नहीं लेता, मगर जिस तरीके से लोगों ने मुझे बताया है, मैं अभी आपके प्रोग्राम पे आने से पहले ही लोगों से पूछ रहा था, तो वो कह रहे हैं सर 295 में मार्केट में डॉलर नहीं है। तो ये एंटिसिपेशन है ना। ठीक है। और आप देखें दुनिया के चंद कंट्रीज में से आपने एक्सपोर्टरों को इतनी छूट, मैं ये नहीं कहता था कि कभी भी मैंने ये बात नहीं की थी शिफा कि अगर आप रेट नहीं नीचे करें तो एक्सपोर्टर को मारेंगे, नहीं। उनका रेशियो है 70-30। अगर $100 वो आपको देते हैं ना, तो $70 की इंपोर्ट भी कर लेते हैं या बाहर पैसे भी रख लेते हैं। तो $30 पे मैंने कहा अगर मैं 35 रुपये कम करता हूँ या 45 रुपये, तो 13 रुपये की इनको कंसेशन आप दे दें। ठीक है, आप दे दें 13 रुपये की कंसेशन, टैक्स में छूट दे दें, इलेक्ट्रिसिटी में छूट दे दें, गैस में दे दें। ये पूरी मईशत को इस इन्फ्लेशन की नज़र करना और गरीबों पे ये बोझ डालना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उन गरीबों की आवाज़ दे रहा था कि जो कि आज महंगाई की चक्की में पिस गए। आज 8 रुपये आपका पेट्रोल बढ़ा है ना, इसकी वजह से 8.5% इन्फ्लेशन आपका बढ़ गया है। और अब ये कम नहीं होगा, होगा क्या आपको पता है? इसके साथ लिंक्ड सारी चीजें और बढ़ेंगी। और नहीं, उन्होंने ये उसको मिला के होता है इसका इम्पैक्ट। तो ये अब पेट्रोल, ये कार्बन लेवी जो नई आई है जी, 2.5 रुपये, उसमें आप आराम से नहीं, उसमें एडजस्ट, अब जब कमी होगी ना, तो खैर जैसे आप अगर 8 रुपये कम करने तो 8 नहीं करेंगे, हम 5 करेंगे, 3 रुपये कहेंगे जी कार्बन लेवी में चलेंगे, क्योंकि उनको आपको 78 से 100 करनी थी, तो पहले ही दिन आपने 2.5 रुपये बढ़ा दी। तो अब देखिए, इसी तरीके से अगर करनी है इकोनॉमी को कि मिल्किंग दी ओल्ड काउ, टैक्सेशन at one point in time they will start bleeding, they will not milk, ये भाग जाएंगे। अच्छा, और हमारी जो इंडस्ट्री है तोला साहब, क्विकली ये भी बताइएगा फाइनली, और फिर मैं उसके बाद आपसे ये भी पूछूंगी कि आज जो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हम खबरें सुन रहे हैं वो हमें क्या बता रहा है, ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं। लेकिन ये जो आपने बात की है ना मिल्किंग दी ओल्ड काउ, तो जब ये डीजल भी ज़ाहिर महंगा हुआ है, अब जब डीजल महंगा हुआ है तो उसके साथ हमारी इंडस्ट्री ज़्यादातर डीजल पे चलती है, तो उधर उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, ये ओवरऑल इम्पैक्ट होता है। डीजल अगर 1% बढ़े तो 0.2% इन्फ्लेशन बढ़ता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें 258 रुपये का पेट्रोल था, तो अगर 8 रुपये बढ़ा तो 3.3% बढ़ा। ठीक है, तो 3.3% अगर मैं 0.15% पेट्रोल का लूँ तो 0.5% बढ़ा, तो उसमें सारी चीज़ें आ सारी जाती चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी एक पूरी एक मैथमेटिकल वर्किंग है, मैं घर से तो नहीं करता। ज़ाहिर इस है। तरीके से करेंसी की वैल्यूएशन होती है, इसका एक पूरा मॉडल है। अब हम तो इसी में घूमते हैं, जो आम लोग बोलते हैं। बड़े बड़े इकोनॉमिस्टों को मैंने देखा, वो कहते हैं नहीं रीर आ गया। अब वो रीर 2018 पे फ्रीज हो चुका है IMF की बास्केट से, यू नेवर नो कि क्या है, बट हम तो एक्चुअल रीर को कैलकुलेट करके डिफरेंशियल निकालते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फाइनली तोला साहब ये बताएं कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज में आज रुझान देखा गया, कहते हैं वर्ड है ना, रुझान देखा गया, वो रुझान आपको क्या बता रहा है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज अंडर प्राइस होती है। अच्छा, बहुत अच्छे से वो डिप्रेशन में थी। अब भी जो हो रहा है, मुझे खुशी है इस बात की कि चलें, आपकी एक मईशत का भी एक पहिया चल रहा है और स्टॉक एक्सचेंज में चल रही है। इसमें ज़रा ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ख्याल भी रख रही होगी कि कितनी बोरोइंग का फैक्टर है।
पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी जिसको हम आम फहम में जो मार्केट लैंग्वेज में कहते हैं बदले में पैसे पड़े हुए हैं, तो शेयर आपने लिए बोरोइंग के थ्रू, उसके मार्जिन रखते हैं, तो वो थोड़ा सा लीथल हो जाता है। तो आई होप क्योंकि मैंने मार्केट को छोड़े हुए मुझे शिफा अरसा दराज हो गया, और अब मैं एज ए इन्वेस्टर तो मेरा ख्याल है 5 साल पहले मैंने दोबारा छोड़ दी थी, अब इसके बाद मैं इस तरफ घुस नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अशफाक यूसुफ तोला साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे जब बैठे हों और जो कि प्रिडिक्शंस दे रहे हों और अपनी कैलकुलेशंस पे दे रहे हों कि भाई इतना आपका डॉलर हो सकता है, ये आपकी करेंसी वैल्यूएशन का हाल हो सकता है, तो फैसले कुछ इस तरीके से करें कि करेंसी को ज़्यादा बोझ ना बर्दाश्त करना पड़े, उसका इम्पैक्ट फिर ज़ाहिर है पूरे मुल्क पर पड़ता है। तो ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है कि सुन लेना चाहिए कभी कभी। और विक्टिमाइजेशन वाली बात तो जो तोला साहब ने बताई, ये तो बड़ी हैरानी की बात है और परेशानी की भी बात है कि अगर ऐसे लोगों को भी हम नहीं छोड़ रहे कि जो सच बता रहे हैं, हुब्बुल वतनी कह लें उसको, या उनका काम के साथ उनकी सिंसेरिटी कह लें कि वो एक चीज़ के बारे में हुकूमत को, लोगों को आगाह कर रहे हैं, और इस वजह से कर रहे हैं, इस सिंसेरिटी से कि भाई आप उस पर उस हिसाब से अपने इस डिसीजन मेकिंग को प्रोसेस करें, तो फिर तो बड़ा ही अफसोसनाक है कि जो तोला साहब ने आज जिक्र किया। लेकिन नाजरीन अब इंतज़ार है हमें भी कि हुकूमत कब इन सारे मामलात को, इन सारे पहलुओं को देखेगी, और जितने नाम गिनवाए वज़राए ख़जाना के तोला साहब ने, मेरा ख्याल है इन सब से कोई ना कोई शिकवा गिला कहीं ना कहीं पॉलिसी के हवाले से हमें रहा है। अब देखते हैं कि आज के जो वज़ीर ख़जाना है वो इन सारी बातों को सुन के क्या फ़ैसला करते हैं।